तो मैं अपने स्टूडेंट्स को सबसे पहले जो है एक शॉर्ट ओवरव्यू देता हूँ लैंग्वेजेस वगैरह का। तो जी मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले तो मैं कुछ ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे। अच्छा जी, फॉर जी एग्जांपल ये जो है एक पीसी है, ये मेरा पीसी है और मैंने एक वेबसाइट बनाई है mysite.com। अब वेबसाइट जो है सही वो इन लैंग्वेजेस पर डिपेंड करती है। ये जो मेरे पास लैंग्वेजेस हैं इन लैंग्वेजेस पर डिपेंड करती है, ठीक है। अब ओके mysite.com मैंने वेबसाइट बनाई है। अब उस वेबसाइट को कोई ऐसी जगह प्लेस करना चाहता हूँ जहाँ पर पूरी दुनिया उसे देख सके, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया है, उसके लिए हमने एक सर्वर बनाया हुआ है। इस सर्वर पे क्या होता है, इस सर्वर पे दो तरह के कनेक्शन, एक कनेक्शन जा भी सकता है और कनेक्शन आ भी सकता है, यानी कि इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों कनेक्शन इस पे हो सकते हैं, क्योंकि इस पे पोर्ट फॉरवर्डिंग के ऑप्शंस जो है वो ओपन होते हैं इस वजह से। लेकिन हमारे इंटरनेट पे ऐसा नहीं हो सकता। हमारे इंटरनेट से रिक्वेस्ट अपना रिक्वेस्ट जाती है और रिजल्ट वापस आता है, लेकिन सर्वर से रिक्वेस्ट जाती भी है और रिक्वेस्ट वापस भी आती है। तो मैंने सही यहाँ है पर सर्वर पे एक स्पेस प्रोवाइड की, स्पेस जो है वो परचेज की, जिसको मैं सी पैनल, जिसको आमतौर पर सी पैनल कहते हैं, और सी पैनल के साथ एक डोमेन परचेज किया जो कि mysite.com है। डोमेन कहते हैं नेम को, और सी पैनल जो है एक स्पेस है जिसको मैं होस्टिंग भी कहता हूँ, यानी कि होस्टिंग, मैंने ये सही होस्टिंग परचेज की और जो है डोमेन परचेज किया, ठीक है। होस्टिंग और डोमेन सही परचेज करने के बाद यहाँ पर आके मैंने, मुझे एक स्पेस प्रोवाइड कर दी गई और यहाँ पर आके मैंने अपनी वेबसाइट जो गेम लैंग्वेज पर डिपेंड करती थी वो मैंने रख दी। सही उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये समझे, ये जो क्लाइंट मैंने लिखा हुआ है ये पीसीज हैं, ये पूरी वर्ल्ड के पीसीज है, फॉर एग्जांपल जस्ट, ठीक है। उसके बाद मैं सही अपने फ्रेंड को जाके कहूँगा कि भाई mysite.com जो है वो मेरी वेबसाइट है, आप वहाँ जाके mysite.com सर्च करो। सर्च करने के बाद जो है आप जो है ना अपने पास उसको व्यू करो। उसने कहा ठीक है। इसने mysite.com जैसे ही सर्च की तो एक हर पीसी की एक अलग आईपी होती है, ठीक है। आईपी जी एड्रेस होता है हर पीसी का, अलग और यूनिक आईपी एड्रेस होता है। तो वो आईपी एड्रेस डीएनएस के पास आएगा, उससे पूछेगा कि भाई ये mysite.com की जो रिक्वेस्ट है तो ये mysite.com कहाँ पड़ी हुई है। तो इस डीएनएस के पास सबकी आईपीज स्टोर होती हैं कि इस आईपी पर ये चीज पड़ी हुई है। तो ये क्या करेगा, ये इसको उठा के इसकी आईपी दे देगा, यानी कि ये सिर्फ वन टाइम प्रोसेस होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहीं जा रहा हूँ, मुझे रास्ता नहीं पता, तो मैं किसी से पूछ पूछ के जाता हूँ। पूछ पूछ के जाने के बाद जब एक दफ़ा मुझे रास्ता पता चल जाता है तो फिर मैं वहाँ डायरेक्ट चला जाता हूँ। तो जब ये इसको बता देगा कि ये इस आईपी पर जो है आपकी वेबसाइट पड़ी हुई है, तो उसके बाद क्या होगा, एक दफ़ा इसको पता चल गया, उसके बाद ये कनेक्शन डायरेक्ट हो जाएगा, सही ठीक है। आपके पीसी से रिक्वेस्ट जाएगी और यहाँ पे रिक्वेस्ट आएगी, यानी कि यहाँ से हमारे पीसी से जा रही है और वहां से रिजल्ट वापस आ रहा है, ठीक है, जो कि हम व्यू कर रहे हैं। सही अब जो हमारी वेबसाइट है वो इन लैंग्वेजेस पर बेस्ड करती है, ठीक है। अब HTML CSS बूटस्ट्रैप और जावास्क्रिप्ट, ये चार लैंग्वेजेस जो हमारी वेबसाइट में यूज हो रही हैं, ये लैंग्वेजेस एज इट इज कॉल हो जाएंगी इस पीसी पर, और यहीं पर ये लैंग्वेजेस जो है रन होंगी और यहीं पर रिजल्ट देंगी। यानी कि अगर
एक पीसी से एक सर्वर पे पड़ी हुई थी, अब ये दूसरे के पीसी के अंदर आ गई है, तो वो उसको आराम से कॉपी कर सकता है अपने पास और रीयूज कर सकता है। लेकिन सही। पीएचपी के साथ ऐसा काम नहीं है। पीएचपी क्या करती है, पीएचपी जो है वो यहाँ पर ही रन होती है और जो रिजल्ट है वो यहाँ देती है। रिजल्ट जो है वो यहाँ देती है, यानी कि उसका कोड यहाँ नहीं आता, कोड सर्वर पे ही रन हो रहा होता है और रिजल्ट सिर्फ यहाँ आता है। क्लियर हो रहा है? सही। जी जी जी। ठीक है, इसमें अगर कोई चीज पूछनी हो, कोई चीज समझ ना आई हो तो वो मुझसे आप पूछ सकते हो। नहीं, इसमें तो आ गया तकरीबन सब कुछ। ठीक है, तो पीएचपी, इसीलिए पीएचपी को सिक्योर माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो है पीएचपी सर्वर पे रन हो रही होती है और सही। रिजल्ट जो है वो क्लाइंट पे दे रही होती है। ठीक है जी। तो ये मेरे पास सही। सारे क्लाइंट पीसीज है, किसी पे भी mysite.com कॉल होगी तो ये जो प्रोसेस है यही होगा। ठीक है, अच्छा जी। ठीक है। अब हमारे पास तो सर्वर नहीं है, अब हम तो परचेज नहीं कर सकते, हम तो फिलहाल सीख रहे हैं। तो हमें क्या किया गया है, इन्होंने हमें पैच दे दिए गए। पैच मतलब एक समझो ब्रीफ केस दे दिया गया है, जो कि जैम्प है, वैम्प है, जिसमें हमारे पास दो चीजें हमें प्रोवाइड की गई हैं। एक चीज हमारे पास है अपाची, जो कि मेरे पास सर्वर है जिस पे मैं अपनी साइट्स रखूंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है पीएचपी सर्वर साइड लैंग्वेज है तो पीएचपी तो क्लाइंट पे नहीं चलेगी, हमारा पीसी तो क्लाइंट है। तो अपाची मेरे पास सर्वर है और MySQL मेरे पास डेटाबेस है। ठीक है, जहाँ पे मैं अपनी चीजें वगैरह सही। स्टोर करूंगा। और जैप मेरे पास बैच है जिसमें ये दोनों चीजें मुझे प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, अब इसके बाद जी। हम क्या करेंगे, हम जैप की इंस्टॉलेशन करेंगे। तो सबसे पहले आपने लिखना है डाउनलोड जैप। ठीक है, सही। ये मेरे पास आ गया डाउनलोड जैप और फर्स्ट लिंक पे आपने क्लिक करना है। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये तीन जो है इसके वर्जन है। ठीक है। सबसे नीचे वाला जो वर्जन है वो लेटेस्ट वर्जन है और फिर उससे पुराने पुराने हैं। तो आप सबसे सही। लेटेस्ट वाले को डाउनलोड करोगे। डाउनलोड करने के बाद आपके पास डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। जब ये डाउनलोड फिनिश होगा, सिंपली आपने जो है एक exe फाइल आपको मिल जाएगी और आपने वो रन करनी है। मैंने इंस्टॉल किया हुआ है तो इस वजह से मैं फिर से नहीं सही। कर रहा, तो आपने सिंपली नेक्स्ट 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 करके उसको फिनिश कर देना है, तो आपकी ये जैम्प रन हो जाएगा। तो वो जैम्प जो आपके पास सही। रन होगा वो इस तरह का होगा। सही। इस तरह की विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी। अपाची मेरे पास सर्वर है, MySQL मेरे पास डेटाबेस है। अब सर्वर के अंदर इसने मुझे कोई एक स्पेस प्रोवाइड की हुई होगी, तो वो स्पेस मेरे पास कहाँ होगी? वो स्पेस मेरे पास होगी, मैं जाऊंगा सी में, जैम htdocs। htdocs का जो फोल्डर है वो मेरे पास जो है सर्वर का फोल्डर है, यानी कि मैं यहाँ पर जो भी अपनी वेबसाइट का फोल्डर बना के रखूंगा तो समझो मैंने वो सर्वर पे रख दिया। मैंने पे नहीं किया, लेकिन मैंने अपने क्लाइंट पे, अपने और अपने लोकल सर्वर पे जो है वो अपनी फाइल रख दी है। उसके बाद इसको मैं ब्राउजर में सेम एज इट इज व्यू कर सकता हूँ, जैसे मैं किसी परचेज सर्वर पे व्यू करूँगा। ठीक है, तो सही। आप यहाँ पर रख के इसको व्यू कर सकते हैं जैम्प जैम्प के अंदर htdocs में। ठीक है, सही। अच्छा जी। अब इन दोनों को स्टार्ट करना पड़ता है। जब आप इनको स्टार्ट करोगे तो ये दोनों ग्रीन हो जाएंगे। ग्रीन होने का मतलब है ये सर्वर और MySQL मेरे पास स्टार्ट हो चुका है। सही। अब कोई भी साइट, कोई भी चीज अगर सर्वर पे रखी जाती है तो उसको जो है कॉल किस तरह किया जाता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पीएचपी का फोल्डर है, वो रखा हुआ है मेरे पास, तो इसमें मेरे पास index.php की एक फाइल है, तो मुझे इसको कॉल करना है। पीएचपी का मेरे पास फोल्डर है, तो सिंपली मैं क्या करूंगा, लोकल होस्ट। लोकल होस्ट समझो यहाँ पे क्या है, लोकल होस्ट स्टैंड्स फॉर www। ठीक है, तो लोकल सही। होस्ट और स्लैश फोल्डर का नाम php। पीएचपी हमारे फोल्डर का नाम था, पीएचपी लिखा और मैंने एंटर प्रेस कर दिया, तो मेरे पास जो मेरी फाइल बनी हुई थी उसमें
वो मेरे पास कॉल होगी। ये सिर्फ मैं कॉल करने का आपको एक तरीका बता रहा हूँ। लोकल होस्ट आप www भी उसको डिनोट कर सकते हो, या आप उसको एज अ डोमेन डोनेट कर सकते हो, जो जो आपके लोकल सर्वर पे आपके पास यूज हो रहा है। ठीक है, सही। ये PHP मेरे पास मेरे फोल्डर का नाम है, और मैं इसको जो है यहाँ पर आके कॉल कर रहा हूँ। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा, सही। अगर मुझे अपना डेटाबेस व्यू करना हो तो मैं डेटाबेस किस तरह व्यू करूंगा? डेटाबेस व्यू करने के लिए मैंने सर्वर स्टार्ट कर दिया। सर्वर स्टार्ट करने के बाद लोकल होस्ट, हम्म। और यहाँ पर आके /php my admin। सही। ठीक है, तो मेरे पास मेरा डेटाबेस ओपन हो गया। ये मेरे पास मेरा डेटाबेस है जिसको मैं MySQL कहता हूँ। ठीक है जी। अब डेटाबेस किस तरह क्रिएट किया जाता है? डेटाबेस समझ लो, मैं आसान एग्जांपल देता हूँ। डेटाबेस में टेबल्स होते हैं, कॉलम्स होते हैं, तो उसकी एक आसान एग्जांपल ये है कि आपके पास एक कबर्ड है, अलमारी है आपके पास। ठीक है, अलमारी क्या है? आपका हम्म। डेटाबेस है। ठीक है, तो न्यू कर लेते हैं, न्यू करके क्रिएट कर लेते हैं कि भाई ये हमारे पास कबर्ड है। ये हमारे पास कबर्ड। ठीक है जी, मैंने इसको क्रिएट कर लिया। क्रिएट करने के बाद कबर्ड के अंदर मेरे पास जो है वो शेल्फ्स होते हैं, छोटे छोटे। तो ये मेरे पास मेरे शेल्फ्स हैं, यानी कि एक कबर्ड है मेरे पास। सही। ये एक मेरे पास कबर्ड है जिसको मैं डेटाबेस कहता हूँ। ठीक है जी, उसके अंदर मेरे पास छोटे छोटे शेल्फ्स मौजूद हैं जिसको टेबल्स कहा जाता है। सही। ठीक है जी, अब उस टेबल्स के अंदर मजीद छोटे छोटे बॉक्सेस मौजूद हैं जिनको कॉलम्स कहा जाते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास शेल्फ हो गया। सही। अब ये मेरे पास शेल्फ के अंदर छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, तो मैंने कहा 4 बॉक्सेस बनेंगे। और यहाँ पर आके मैंने कहा आईडी है, और उसके बाद मैंने कहा नेम है, और ईमेल है। इसके बाद मेरे पास है मैसेज। ठीक है। अच्छा, प्रोग्रामिंग में दो चीजें आपने और माइंड में रखनी है। एक चीज ये कि जो अल्फाबेट्स होते हैं, हम्म। अल्फाबेट्स को हम लोग स्ट्रिंग्स कहते हैं प्रोग्रामिंग में। ठीक है, और सही। स्ट्रिंग्स को हमेशा डबल कोट में लिखा जाता है। ठीक है, और जो नंबर्स होते हैं उनको इंटीजर कहा जाता है, और वो सिंपली एज इट इज लिखे जाते हैं। सही। इंटीजर्स कहा जाता है। ठीक है जी, ये तो हो गई प्रोग्रामिंग की बात। अब डेटाबेस में इसको क्या कहा जाता है? डेटाबेस में जहाँ पे अल्फाबेट्स और नंबर्स, यानी कि ABC और 1 2 3 दोनों स्टोर किए जा सके, उसको वारचार कहा जाता है। ठीक है, और सही। जहाँ पे सिर्फ नंबर्स स्टोर किए जा सके उसे इंटीजर कहा जाता है। ठीक है, सही। अल्फाबेट्स और स्ट्रिंग्स, अल्फाबेट्स को स्ट्रिंग्स कहा जाता है प्रोग्रामिंग में, और डबल कोट में लिखा जाता है। नंबर्स को इंटीजर्स कहा जाता है। सही। और डेटाबेस में इसको ABC और 1 2 3 जहाँ स्टोर हो सके उससे वारचार डेटा टाइप है, और नंबर्स की डेटा टाइप इंटीजर है। तो यहाँ पर मैं जो है वो डेटाबेस में हूँ। अच्छा, डेटाबेस के कुछ रूल्स हैं। एक नंबर 1 रूल ये है कि, यहाँ लिख देता हूँ, नंबर 1 रूल मेरे पास ये है कि नो कैपिटल लेटर्स, नो कैपिटल लेटर्स। ठीक है जी, और सही। नो स्पेसेस, और इसके अलावा जो है ईच टेबल
should have one auto increment ID, जिसको हम प्राइमरी की भी कहते हैं। ठीक है, ये इंक्रीमेंट आईडी क्या है? ऑटो इंक्रीमेंट आईडी ये होती है कि जो पीछे से आपके पास डाटा आता जाता है और जैसे पीछे से आपका डाटा आ रहा है तो आईडी जो है ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती जाती है। इनके 1 है तो पीछे से डाटा आया 2 हो जाएगी, पीछे से डाटा आया 3 हो गई, 4 5 6, सही इस तरह से वो ऑटोमेटिकली अपडेट होती जाती है। सही। ठीक है जी। तो सबसे पहले ऑटो इंक्रीमेंट आईडी, तो ये आपके पास एआई कमेंट्स है, इसके ऊपर आके आपने टिक कर देना है, तो इसने इसको प्राइमरी क्रिएट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे डाटा टाइप से आईडी मेरे पास नंबर्स होगी तो मैंने इंटीजर रखा है। नेम मेरे पास, ठीक है। वार्डचार की जो है वो कोई लेंथ होती है, ठीक है, तो मैं इसको 100 लेंथ दे रहा हूँ और यहाँ पर आकर भी मैं इसको 100 दे रहा हूँ, यहाँ पर आकर भी मैंने इसको 100 दे दी और मैंने सेव कर दिया इसको। सही। अब ये मेरे पास शेल्फ के नाम से टेबल बन गया, डेटाबेस कवर्ड है, टेबल जो है वो मेरे पास शेल्फ है और उसके अंदर मेरे पास कॉलम्स है। इसमें ब्राउज में आके आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर मेरे पास कॉलम्स है और जो आपके पास डाटा आ रहा होगा वो यहाँ पर आ रहा होगा। ठीक है, वो किस तरह से आता है मैं आपको एक और सैंपल दिखा देता हूँ डेटाबेस का, जस्ट अ डेमो। तो यहाँ पर जो है ये देखो, इस तरह से ये मैंने कॉलम्स बनाए हुए थे, तो ये इस तरह से डाटा यहाँ पर मेरे पास आ रहा है। सही। ठीक है जी। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई चीज समझ नहीं आई है तो मैं उसको रिपीट करूँ? नहीं, यहाँ तक ही। ठीक है। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि अब आपने जो है इसकी यहाँ तक प्रैक्टिस करनी है, मैं आपको आगे करा दूंगा लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस पहले कर लो। ठीक है, उसके बाद जो है वो हम आगे बढ़ेंगे।